2023 में होगा परमाणु धमाका। पुतिन का मॉडर्नाइजेशन प्लान रेडी। पश्चिम को पता है पुतिन बरसाएंगे बम। पश्चिम कह रहा है ये परमाणु बम नहीं, ये होगा डर्टी बम। सवाल है कौन सच्चा कौन झूठा। यूक्रेन युद्ध की बिसात पर पश्चिम अपनी कर रहा है, रूस अपनी। जलते अंगार और राख हो रहे यूक्रेन की किसी को परवाह नहीं है। तराजू के दो पलड़ों पर पश्चिम देशों और रूस को तौल कर देखेंगे तो पता चलेगा पुतिन क्यों करना चाहते हैं अब परमाणु विस्फोट, और इसके लिए रूस की सेना की तैयारी कहां तक पहुंच गई है। Оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить, это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. पश्चिमी देशों के एक्सपोर्ट के डर्टी बम विस्फोट की आशंका वाली खबर की डिटेल देखने से पहले पुतिन के न्यू वेपन प्लान की डिटेल जान लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड से लैस किंजल मिसाइल का नाम भी है। रूस की नई किंजल यानी खंजर डैगर। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल एक परमाणु सक्षम हवा से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल है। यह ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक उड़ान भरती है और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर है। यह परमाणु पेलोड या 480 किलोग्राम के पारंपरिक पेलोड को ले जाने में सक्षम है। किंजल का अनावरण व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में अपने राष्ट्रीय संबोधन में किया था, और यह मिसाइल MiG-31 जेट फाइटर पर लैस होती है तो एक ऐसा डेडली कॉम्बो तैयार होता है जो घोषणा करता है कि परमाणु बम जहां भी गिरेंगे राख कर देंगे। पुतिन यूक्रेन युद्ध में वहां पहुंच गए दिखते हैं जहां परमाणु बम ही शायद उन्हें अंतिम विकल्प लगता है। समझते हैं कि पुतिन रूस के न्यूक्लियर यूनिट को क्यों बदल रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल मिसाइलें पहले से ही बेलारूस और कलिनिनग्राड में तैनात हैं। बेलारूस से यूक्रेन की दूरी सिर्फ 536 किलोमीटर है और कलिनिनग्राड से यूक्रेन की दूरी करीब 1200 किलोमीटर। जहां पुतिन की मिसाइलें आराम से कीव को निशाना बना सकती हैं, परमाणु बम तक गिरा सकती हैं, वहां यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि फिर पुतिन और क्या चाहते हैं। असल में कहा जा रहा है कि पुतिन के हथियारों के गोदाम लगभग खाली हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हथियारों की तबाही के कारण और हथियार निर्माण की जरूरत है। ये हथियार पहले से ज्यादा घातक और मारक होने चाहिए। इन हथियारों को चलाने के लिए नए तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को ज़ेलेंस्की ने हथियारों की तबाही के इतने घाव दिए हैं कि पुतिन जीत भी जाएंगे तो उस दर्द को भुला नहीं पाएंगे। चंद घंटों और दिनों में सिमट जाने वाला युद्ध पुतिन के लिए नासूर बन गया है। पुतिन अब इसे फटाफट समेटना चाहते हैं, क्योंकि जीतना सिर्फ यूक्रेन को नहीं है, उसके लिए अपने सैनिकों की जानें भी बचानी जरूरी है। भाड़े के लड़ाकों से लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। इसीलिए रूस अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर डिवीजन में आमूल-चूल परिवर्तन कर रहा है। रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स टोपोल M मिसाइल सिस्टम को नए RS-24 यार्स में बदल रही है। यार्स के बारे में जो डिटेल हमारे पास है उसके मुताबिक यार्स मोबाइल ग्राउंड सिस्टम है। RS-24 यार्स टोपोल M मिसाइल सिस्टम का ही अपग्रेडेड सिस्टम है। रूस की इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अमेरिका तक तबाही मचा सकती है। आपको याद हो तो अक्टूबर 2022 में पश्चिम को परमाणु बम की पुतिन ने खुली धमकी दी थी और उसी की तैयारी के तौर पर पुतिन ने यार्स का प्रदर्शन किया था। रूस की सेना ने यार्स अंतर महाद्वीपीय मिसाइल से साइबेरिया के जंगलों में युद्धाभ्यास किया था। रूस अपनी हथियार पॉलिसी में लगातार न्यूक्लियर हथियारों की रणनीति बना रहा है, न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बना रहा है, इन हथियारों की न्यूक्लियर ताकत को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर हथियारों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर रहा है। दुनिया में रूस के पास ही सबसे ज्यादा परमाणु बम होने का दावा किया जाता है। लेकिन यूक्रेन जंग में रूस के हथियारों के पुराने होने की पोल खुल गई।
इसमें कोई दो राय नहीं कि शीत युद्ध के दौर से ही रूस ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर का जखीरा खड़ा किया है, लेकिन यह जखीरा बेकार है अगर यह जंग में जीत नहीं दिलाता तो नहीं। लिहाजा पुतिन ने हथियारों के लिए नए टास्क फोर्स का गठन किया है। लॉन्ग रेंज एविएशन डिवीजन यानी एड को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। एड के पास ही रूस के न्यूक्लियर से लैस बॉम्बर की तैनाती की जिम्मेदारी है। अब इसमें लगे जवानों को नए तौर तरीकों के मुताबिक ट्रेंड किया जाएगा। युद्ध में पुतिन की मुश्किल को समझिए। रूस में सेना की भर्ती से लोगों में नाराजगी। 3 लाख सेना भर्ती की, लेकिन खेरसोन हार गए। बखमुत को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके पहले क्राइमिया वाला कर्च ब्रिज उड़ा दिया गया। काला सागर में रूस का रक्षक मोस्कोवा डुबो दिया गया। लाख समझाने के बावजूद ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देश लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को समझाने की जगह हथियार और डॉलर देकर और प्रोत्साहित कर रहा है। पुतिन के परमाणु बम की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। फंसे पुतिन के पास निकलने का रास्ता परमाणु बम दिख रहा है। इसी का संकेत मिल रहा है पुतिन के हथियारों को और अत्याधुनिक बनाने के मकसद के पीछे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन के परमाणु बम वाले इशारे को समझ रहे हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी अमेरिका वाले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती चाहते हैं, जिससे कीव को बचाया जा सके। हालांकि हालिया हमले में पुतिन की मिसाइलों को रोकने में यूक्रेन का कीव वाला एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। एक बात ये बार बार उठ रही है कि पुतिन के पास मिसाइल है, परमाणु है, हमले की ताकत है, फिर न्यूक्लियर धमाके में देर क्यों, जिससे पुतिन को भरोसा है कि वो यूक्रेन जीत जाएंगे। असल में पुतिन का परमाणु बम अमेरिका और नेटो के परमाणु बमों से संख्या में ज्यादा है, तकनीक में नहीं। वरना कोई कारण नहीं कि पुतिन को युद्ध में इस तरह का नुकसान उठाना पड़ता। यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग में अब तक रूस के लेटेस्ट 810 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके साथ ही रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या 1,09,720 हो गई है। ईरान से मांगे और खुद तैयार किए अब तक 1,844 ड्रोन तबाह हो चुके हैं। 2,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम युद्ध में बलि चढ़ गए हैं। 426 MLRS, 284 एयरक्राफ्ट, 271 हेलीकॉप्टर। Фредріксен поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою, жодного шансу на реванш для терористів. यूक्रेन का दावा अगर सही है तो पुतिन को जीत के बावजूद भी अपनी सेना और हथियार को और आधुनिक करने की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पुतिन जीत भी गए, जिसकी सूरत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती। तब भी रूस के हथियारों को और चमकदार बनाना ही होता, लिहाजा पुतिन अभी से जुट गए हैं। सारे हरवा हथियार रूस की फैक्ट्रियों में बदले जा रहे हैं, उनकी धार तेज की जा रही है, क्योंकि यह लड़ाई वाया यूक्रेन है। असली दुश्मन तो अमेरिका और रूस हैं। यूक्रेन युद्ध इतिहास के उस दौर में लड़ा जा रहा है जब अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। शीत युद्ध के बाद ये सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि यहाँ तीसरा दावेदार चीन भी है जो पुतिन के साथ खड़ा दिख रहा है। लिहाजा दुनिया आगे भी जंग में जलने वाली है। वो मोर्चा चाहे ताइवान का हो, वो मोर्चा चाहे ईरान का हो, वो मोर्चा चाहे नॉर्थ कोरिया का हो, तुर्की का हो, अफगानिस्तान का हो या किसी अफ्रीकी देश का हो। 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важко поранені та загиблі серед мирного населення. जब हित टकराएंगे तो अमेरिका और रूस लड़ेंगे। इसीलिए पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सीधा कीव के संहार का प्लान पुतिन नहीं बना रहे, बल्कि पुतिन डर्टी बम का इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो भी इसी साल 2023 में। समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ पुतिन अपने न्यूक्लियर हथियारों को नया कर रहे हैं और दूसरी ओर पश्चिम कह रहा है कि पुतिन एटम बम नहीं, डर्टी बम गिराने वाले हैं। लिहाजा सबसे पहले इस डर्टी बम के डर्टी गेम को समझना होगा।
परमाणु हथियार के उल्टा ये परमाणु विस्फोट का कारण नहीं बनता है, बल्कि ये विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी, जैविक या रासायनिक कचरे को फैलाता है। डर्टी बम विस्फोट के बाद हवा से फैला रेडियोधर्मी पदार्थ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। डर्टी बम तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव का कारण नहीं बनता, यानी लॉन्ग टर्म में ये शहर को बीमार बना देगा, इतना कि लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हालांकि प्रभावित क्षेत्र के लोग विकिरण की घातक खुराक के संपर्क में आने से बच भी सकते हैं। यह अक्सर आतंकवादियों के एक हथियार के तौर पर जाना जाता है, देशों के लिए नहीं, क्योंकि इसे किसी भी सैन्य लक्ष्य का खात्मा करने से अधिक डर और दहशत फैलाने के लिए बनाया जाता है। यूक्रेन में बम से बचने के लिए शेल्टर होने के बावजूद उस लेवल की सुविधाएं मौजूद नहीं है जिससे डर्टी बम गिरने की सूरत में लोगों को बचाया जा सके। लेकिन क्या पुतिन वाकई किसी डर्टी बम थ्योरी पर विचार कर रहे हैं? इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरी ओर एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है कि अभी 2-3 महीने पहले ही बगैर किसी सबूत के रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में वैज्ञानिक संस्थान है जिनके पास डर्टी बम बनाने के लिए जरूरी तकनीक है। रूस यूक्रेन पर इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाने का आरोप लगा रहा है। रूस ने भी कहा था कि दुनिया भर में शक्तिशाली रूसी विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए ज़ेलेंस्की रूस पर दोष मढ़ रहे हैं। अब आपको डर्टी बम से जुड़ी कुछ और जरूरी जानकारी देते हैं। असल में डर्टी बम परमाणु हथियार की कैटेगरी में आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डर्टी बम से विस्फोट पारंपरिक विस्फोटकों के जरिए होता है, जबकि परमाणु हथियार से विस्फोट एक परमाणु प्रतिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। दुनिया में अब तक डर्टी बम का सफल हमला अभी तक नहीं हुआ है। पुतिन के दिमाग में इस वक्त तूफान उमड़ रहा है। खिंचते युद्ध के दिन और बीतती सर्दियां पुतिन को सोचने पर, प्लान बनाने पर मजबूर कर रही हैं कि युद्ध का नतीजा जल्दी नहीं निकला तो पुतिन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि कहने वाले तो अब ये भी कह रहे हैं कि पुतिन क्राइमिया की तर्ज पर यूक्रेन में भी जंग लड़ रहे हैं। लंबा खिंचता युद्ध पुतिन की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन क्या यह सच है कि तारीखें गवाही नहीं देती? क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ताजा ऐलान किया है कि आज फिर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्या 2 दिन बाद रूस और यूक्रेन की जंग में भयानक खून खराबा होने वाला है? क्या 2 दिन बाद रूस यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 शहरों पर कब्जा कर लेगा? क्या 2 दिन बाद यूक्रेन की 4 करोड़ 10 लाख की आबादी को बहुत खूंखार जंग का सामना करना पड़ेगा? क्या पुतिन की तरफ से युद्ध विराम की जो घोषणा की गई है, क्या वो वाकई में रूस का घातक चक्रव्यूह है? आखिर 7 जनवरी तक युद्ध विराम को लेकर पुतिन ने ईसाई धर्मगुरु पैट्रियक किरिल की अपील क्यों मान ली है? क्या ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की आड़ में पुतिन एक साथ यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन पर जबरदस्त पलटवार करने वाले हैं? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की पुतिन के 2 दिन के युद्ध विराम को लेकर बुरी तरह से घबरा रहे हैं? क्या 7 जनवरी 2023 को रात में 12 बजे के बाद यूक्रेन पर कयामत टूटने वाली है?
रूस यूक्रेन जंग को 315 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के भी 1 लाख के करीब सैनिक महायुद्ध में मारे जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, पुतिन ने 2 दिन का युद्ध विराम क्यों किया, जबकि यूक्रेन साफ कह रहा है कि वो पुतिन के युद्ध विराम की अपील को पूरी तरह से खारिज करता है। आखिर क्या है 2 दिन के युद्ध विराम का वो सच जिसकी वजह से यूक्रेन और नेटो को पसीना आना शुरू हो गया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन का कोई भी फैसला बिना सोचे समझे या भावुकता में नहीं होता है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन के डोनबास इलाके पर रूस पूरी तरह से कब्जा चाहता है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि रूस की फौज को भरपूर हथियार, भारी टैंक, तोपखाना और ड्रोन की सप्लाई पूरी तरह करने का वक्त मिल जाए।